Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. आज है 26 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. Our first article today is related to International Solar Alliance ISA. तो बहुत जल्द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक रिपोर्ट रिलीज करने वाला है विच इज़ ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट. ये पहली बार होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट को रिलीज करेगा. एंड दिस रिपोर्ट इज़ अबाउट ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी. इस रिपोर्ट में मेंबर कंट्रीज़ के क्या एक्शंस रहे हैं, हाउ वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड सोलर एनर्जी और किस रेट पे हम सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका स्टॉक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. इस रिपोर्ट में, इस न्यूज़ आर्टिकल में एक बेसिक आइडिया हमें दिया गया है दैट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन सोलर सेक्टर, तो 2020 में नियरली $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सोलर सेक्टर को मिली और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी व्हेन इट कम्स टू 2022 बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट $380 बिलियन तक पहुँच चुकी थी. लेकिन यहीं पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सोलर टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वो थोड़ी अनइवन रही है. मेनली इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर ही कंसंट्रेटेड है. तो इसीलिए इस स्टॉकटेक के अंदर इस पे भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ब्रॉडन अप कर सकते हैं. बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसका होल सोल मोटिव है कि किस तरह सोलर एनर्जी को यूज़ करके सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसे इंक्रीज़ किया जा सके ताकि जो एनर्जी एक्सेस है वो बढ़ जाए. वी शुड मूव टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी और साथ ही में जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन है वो भी हम अचीव कर पाए. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, वी वांट टू ट्रांजिट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बिकॉज सोलर एनर्जी के पास एक एज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलर एनर्जी इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ मोर डिपेंडेबल एंड इट इज़ ऑल्सो मोर अवेलेबल फॉर मोर मंथ्स इन अ ईयर. तो इसीलिए यूनिवर्सली सोलर एनर्जी का एक्सेस, सोलर एनर्जी से हम एनर्जी सिक्योरिटी अचीव कर पाएँ, दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. और बहुत जल्द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एनुअल मीटिंग भी होने वाली है. इट विल बी द 6th एनुअल मीटिंग इन दिल्ली दिस मंथ ओनली. और यहाँ पे जो मेन फोकस रहने वाला है, इट वुड बी हाउ टू एक्सपैंड द सोलर इंस्टॉलेशंस इन अफ्रीका. किस तरह अफ्रीका के अंदर सोलर इंस्टॉलेशंस को इंक्रीज़ किया जाए. सो दैट वुड बी द मेन फोकस ओवर हियर. एंड इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अफ्रीका के अंदर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को भी डेवलप किया था, सेटअप किया था. द मेन एम इज़ कि यहाँ पे सोलर इन्वेस्टमेंट का जो स्केल है वो इंक्रीज़ हो पाए. एंड देन फ्रॉम अफ्रीका इसे एक्सपैंड किया जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द करेबियन रीजन्स एज वेल. इस ग्लोबल सोलर फैसिलिटी में मेनली 3 फंड्स होते हैं. एक तो होता है पेमेंट गारंटी फंड, सेकंड इज इंश्योरेंस फंड एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट फंड, बेसिकली फॉर टेक्निकल असिस्टेंस. तो इस सोलर फैसिलिटी को यूज़ करके मेन आइडिया यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसे इंक्रीज़ किया जाए. लास्टली यहाँ पे एक पॉइंट और है जिस पे मैं चाहती हूँ कि हम फोकस करें. वो ये है कि ये जो हमारी ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं UNFCCC, इसने भी पहली बार अपनी ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जस्ट बिफोर दी आर G20 समिट जो इंडिया में हुआ था. एंड अभी बहुत जल्द इसे कंपाइल कर दिया जाएगा. इसी साल दुबई में जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP होने वाली है, इसमें इस फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट को कंपाइल किया जाएगा. तो इससे इंस्पायर होकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ग्लोबल सोलर स्टॉकटेक रिपोर्ट को रिलीज़ करना है.
राइट ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्टॉक टेक, इसमें भी सभी कंट्रीज़ के उन एक्शंस को अकाउंट में लिया जाता है दैट हाउ आर दे मूविंग देयर इकोनॉमी अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड वो किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी की अडॉप्शन कर रहे हैं। इसी को चेक करते हुए ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट UNFCCC ने रिलीज़ करने अपनी कंपाइल करेंगे इन द वेरी वेरी सून, जो COP होने वाली है इन दुबई। Our next article is important from IR perspective. Well, the headline says that Hong Kong will now have its own national security law in 2024. ये हेडलाइन है। तो हांगकांग के एक लीडर ने कहा है कि हांगकांग जो कि एक सेमी ऑटोनॉमस सिटी है वो अपना खुद का नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाएगा बाय 2024। अब ताकि हमें ये आर्टिकल समझ में आए, हमें हांगकांग से जुड़े हुए कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। द मेन आइडिया इज हांगकांग पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था, राइट। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर दैट हांगकांग वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी और 1997 में ब्रिटिशर्स ने अपनी इस कॉलोनी को मेनलैंड चाइना को हैंड ओवर कर दिया था और उस टाइम पे हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया गया था। दैट इज द वेयर दिस स्टोरी स्टार्ट्स। पहले हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी था जिसे 1997 में ब्रिटिशर्स ने चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, लेकिन हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। हांगकांग को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है जिसे कहा जाता है बेसिक लॉ, जिसका मेन प्रिंसिपल है वन कंट्री टू सिस्टम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक फोकस आपका लेकर आना चाहती हूँ। देखिए, हम हाल ही में इजराइल पैलेस्तीन इशू को डिस्कस कर रहे हैं और जैसे ही हम कहते हैं इजराइल पैलेस्तीन इशू, माइंड में आता है टू स्टेट सोल्यूशन, राइट। लेकिन हमारे पास चाइना और हांगकांग की जो डायनेमिक्स है वो कहती है वन कंट्री टू सिस्टम, क्योंकि हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इसका खुद का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ये जो है, दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ 1984's साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, जिसमें चाइना ने ये प्रॉमिस किया था कि हांगकांग की जो लिबरल पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, अच्छा, दे विल मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसे वो ऑनर करेंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम को वो ऑनर करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। मतलब 1997 से लेकर आगे आने वाले 50 सालों तक हांगकांग अपनी लिबरल पॉलिसीज़ बना सकता है, अपनी गवर्नेंस देख सकता है, हांगकांग की अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, हांगकांग इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ आगे आने वाले 50 सालों तक। दैट इज़ वॉट द होल सिचुएशन लाइज। ठीक है जी। और तभी से 1997 से ही हांगकांग के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बहुत बार प्रोटेस्ट किया है ताकि उनकी जो बेसिक लॉ की फ्रीडम्स हैं ये प्रोटेक्टेड रहें। इवन 2003 में एक बहुत बड़ा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हांगकांग में हुआ जब पहली बार गवर्नमेंट ने अपना नेशनल सिक्योरिटी लॉ एनैक्ट किया। इवन चाइना क्योंकि बार बार डिनाई कर रहा था कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हांगकांग में नहीं होने चाहिए, उस टाइम पे 2014 में अम्ब्रेला रेवोल्यूशन शुरू होती है हांगकांग में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना। देन जो आज हम न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इट कम्स फ्रॉम 2019। 2019 में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है एंड दिस वाज अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्स्ट्राडिशन लॉ। एंड इस टाइम पे प्रो डेमोक्रेटिक मार्चेस होते हैं। इवन जब चाइना ये एक्स्ट्राडिशन लॉ जो लेकर आता है उसे विड्रॉ भी जब कर देता है, इवन देन हमारे पास बड़े लेवल पे ये मार्चेस हमें देखने के लिए मिले। उस टाइम पे चाइना ने कहा कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का ड्राफ्ट लेजिस्लेशन लेकर आए फॉर हांगकांग। तो अब उसके रिस्पॉन्स में अब 4 साल बाद हांगकांग ने ये स्टेटमेंट दी है दैट बाय 2024 हांगकांग अपना खुद का नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आएगा। तो अब देखो, ये बार बार न्यूज़ में रहेगा। ये बेसिक आइडिया हांगकांग की क्या डायनेमिक चलता है चाइना के साथ, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसे और डिटेल्स में और डेप्थ में आप अनुराग बच्चन सर के साथ डिस्कस करेंगे इन द IR स्पेशल क्लासेस, इन योर वीकली करंट अफेयर क्लासेस। यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक डायनेमिक्स, द बेसिक रोल प्लेयर्स ऑफ चाइना एंड हांगकांग।
मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशन का एक मेजर अपडेट ही है. सो वी आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ बिल्डअप इज टेकिंग प्लेस एंड राइट नाउ इन दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशंस एक क्राइसिस, डिप्लोमेटिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जिसमें पहले इंडिया ने जो वीज़ा सर्विसेज थी कनाडा में वो सस्पेंड कर दी थी. एंड नाउ द मेन अपडेट इज़ दिस दैट इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू रिज्यूम द वीज़ा सर्विसेज बट फॉर सर्टेन कैटेगरीज. ठीक है, कुछ कैटेगरीज के लिए जैसे कि एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा, ये 4 कैटेगरीज के जो वीज़ाज़ हैं इनको रिज्यूम किया गया है. और साथ ही में ये कहा गया कि पहले जो वीज़ा सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था वो टेम्परेरी बेसिस पे किया गया था, मेनली टू बिकॉज ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस. और वैसे भी जब हम इंडिया और कनाडा की बात करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे इंडियन डायस्पोरा कनाडा में प्रेजेंट है, राइट. एंड उसी के चलते अब आप देखो एंट्री वीज़ा को रिज्यूम किया गया है. एंट्री वीज़ा क्या होता है? ऐसे पर्सन जिनका इंडियन ओरिजिन है उन्हें यहाँ पे इंडिया में आने के लिए वीज़ा मिलता है, या फिर ऐसे लोग भी जिनकी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो जब इंडिया में आते हैं तो उनको जो वीज़ा मिलता है उसे बोलते हैं एंट्री वीज़ा. ठीक है, तो वो इंडियन डायस्पोरा की हेल्प करने के लिए ही ये एंट्री वीज़ा को भी दोबारा रिज्यूम किया गया है अलॉन्ग विद द अदर 3 कैटेगरीज. तो ज़्यादा बड़ा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट टेक अवे नहीं है, बट वी शुड कीप एन आई दैट हाउ दीज रिलेशनशिप्स आर टेकिंग अ टर्न एंड क्या बिल्डअप हो रहा है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड चाइना. तो जो हम पहले कह रहे थे कि इंडिया ने वीज़ा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है, अब मेन अपडेट ये है कि कुछ कैटेगरीज का जो वीज़ा है उसे रिज्यूम किया गया है. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. तो इंडियन आर्मी ने फर्स्ट अपना पहला वर्टिकल विंड टनल इनॉग्रेट किया है. हिमाचल प्रदेश के एक ट्रेनिंग स्कूल में पहला वर्टिकल विंड टनल इनॉग्रेट किया गया है. इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी. इससे रियल टाइम फ्री फॉल कंडीशन, जैसे रियली आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, जिस तरीके का एयर प्रेशर, जिस तरीके की कंडीशंस आप फेस करेंगे, उससे रियल टाइम स्टिमुलेट किया जाएगा. तो इससे बेसिकली जो मिलिट्री ट्रेनी है वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर पाएंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैटिंग द फ्री फॉल कंडीशंस. तो इस वर्टिकल विंड टनल में बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है. बिल्कुल रियल टाइम जैसे फ्री फॉल कंडीशंस होती हैं, ये उसे बिल्कुल मिमिक करता है, वैसी ही कंडीशंस यहाँ पे होती हैं. सो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हम याद रखेंगे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की स्किल को एनहांस करने के लिए फ्री फॉल को कम्बैट करने के लिए ये एक स्टेट ऑफ आर्ट विंड टनल इंस्टॉल किया गया है. इसमें स्पेसिफिक वेलोसिटीज़ पे सिमिलर कॉलम ऑफ एयर क्रिएट किया जाता है विद सेम कंडीशन, सेम प्रेशर. एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है तो जो ट्रेनीज़ हैं वो अपनी स्किल को यहाँ पे इन्हांस कर सकते हैं. इंस्टेबिलिटी यहाँ पे एयर की नहीं रहती, जैसे कि पैराशूट डिप्लॉयमेंट जब होता है तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटीज़ का जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है. तो काफ़ी अच्छे से ट्रेनीज़ को ये असिस्ट करता है. सो आपको एक बेसिक आइडिया इसके बारे में होना चाहिए. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आज साइंस स्पेशल में आया है. वेल, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट द एंटार्क्टिका. नाउ जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं वी रीड अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और हम वहाँ पे देखते हैं कि जब हम बिगिनिंग्स ऑफ टाइम देखते हैं तो वी हैड अ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, राइट. और ये जो पैंजिया था ये स्प्लिट होता है इनटू 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, और ये कॉन्टिनेंट्स फर्दर स्प्लिट होते हैं इनटू द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स. एंड वहीं से हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं. तो सेम बात यहाँ पे एंटार्क्टिका की भी हुई है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एंटार्क्टिका बिल्कुल साउथ में है, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत लो है, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस एंड स्नो. बट हमेशा से ऐसा नहीं था. ये कॉन्टिनेंट पे पहले हमारे पास ऐसे एविडेंसेस आए हैं कि यहाँ पे रिवर्स थे, फॉरेस्ट थे विद अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विच अगेन शोज़ कि पहले शायद एंटार्क्टिका वाला एरिया हाई टेम्परेचर एरियाज़ में था, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से रिवर्स थे, फॉरेस्ट थे, बायोडाइवर्सिटी थी. लेकिन देन दिस कॉन्टिनेंट स्टार्टेड मूविंग साउथ, और जिससे से ये साउथ की तरफ जाता गया, टेम्परेचर कम होता गया और ये कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा आइस शीट्स के अंदर कवर हो गया. और इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि जितने भी ये एंशियंट लैंडस्केप्स थे, रिवर वैलीज, रिजेस, ये सब के सब
ग्लेशिएशन के अंडर ट्रैप्ड हैं. And this is what this article talks about, that Antarctica, deep under this Antarctic ice, we have the ancient landscape. This is a very good article. Please do read about it. इससे आपकी geography and किस तरह से इस ड्रिफ्टिंग से हमारे पास जो लैंडस्केप्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आया है, फ्लोरा एंड फौना में चेंज आया है, वो आप इस आर्टिकल को पढ़ के क्लियरली समझ पाएंगे. सो डू रीड दिस आर्टिकल फ्रॉम द साइंस स्पेशल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.